वेलकम गाइस कैरिंग द रेयर सीरीज में। और इस सीरीज में हम कुछ ऐसे रेयर टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो कि यूजुअली आपको इलेबोरेट डिस्कशन जिस पे नहीं मिलेगा अदर चैनल्स पे। तो हम इस लेक्चर में हम डूम्सडे ग्लेशियर के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों सर? क्योंकि एक रिसेंटली ही कल ही द हिंदू में ये न्यूज छपी थी कि जो अंटार्कटिका का बिगेस्ट ग्लेशियर है, जिसे हम डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं, थ्वेट्स ग्लेशियर, ये बहुत ही ज्यादा तेजी से पिघल रहा है। तो हमें यहाँ पे जानना है थ्वेट्स ग्लेशियर के बारे में, बाकी कुछ ऐसे ग्लेशियर्स के बारे में जो आपको अंटार्कटिका में मिलेंगे, क्योंकि वो प्रीलिम्स में आपको स्टेटमेंट बेस्ड ना सही लेकिन मैच द फॉलोइंग करके वो आपको अच्छे से यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स देंगे। एक दो हम इसमें कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, राइट, इसका एमॉक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने की अभी कोशिश करेंगे। देखो, अभी जो हम बात कर रहे हैं इस डूम्सडे ग्लेशियर की, राइट, थ्वेट्स ग्लेशियर की, ये यहाँ देखो, ये जो रेड पार्ट है अंटार्कटिका का, जो वेस्टर्न पार्ट है, ये यहाँ पे सिचुएटेड है। डूम्सडे ग्लेशियर, थ्वेट्स ग्लेशियर आपका वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है। और सर ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि माना जाता है अगर ये पिघल गया तो ये 2 फीट तक ग्लोबल ओशन के लेवल को राइज कर सकता है। मतलब आपका ओशन 2 फीट राइज कर जाएगा, राइट, समझ रहे हो? तो इस वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में है और काफी लंबे टाइम से ये न्यूज में चल रहा है। तो हमने थ्वेट्स ग्लेशियर के बारे में जानना है। ये थोड़ी सी इसमें अंटार्कटिका की और मैपिंग कर लेंगे। थ्वेट्स ग्लेशियर के बिल्कुल नॉर्थ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपका वेडल सी, राइट। वेडल सी आपने बस इतना याद रखना है कि कहाँ से किस किस एरिया से ये रिलेटेड है। बिल्कुल सर, आपका अंटार्कटिका से रिलेटेड है। एक अमुंडसेन सी आपको मिलेगा, अमुंडसेन सी। एक आपको रॉस सी मिलेगा, रॉस सी। यहाँ आपको रॉस आइस शेल्फ भी मिलेगी, रॉस आइस शेल्फ, ये आपने याद रखना है। और एक आपको यहाँ अमेरी आइस शेल्फ भी मिलेगी, समझ रहे हो? ये कुछ और चीजें आपने याद रखनी है क्योंकि ये सारी चीजें न्यूज में थी पिछले कुछ सालों में, इसलिए ये आपसे पूछी जा सकती है। अमेरी आइस शेल्फ आपको यहाँ ईस्ट साइड में यहाँ देखने को मिलेगी। ये है आपका अमेरी आइस शेल्फ, ये भी काफी बड़ी शेल्फ है और पिघल रही है, बहुत तेजी से पिघल रही है, इसलिए ये न्यूज में थी। एक A76 करके आइसबर्ग आपको देखने को मिलेगा, ये अमेरी आइस शेल्फ का एक आइसबर्ग है, राइट, आइसबर्ग है। मैं हवा में ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये देखो, लास्ट ईयर अमेरी आइस शेल्फ आपके न्यूज में थी, इस साल थ्वेट्स ग्लेशियर न्यूज में आ गया, राइट। ये आपका जो A76 करके जो आपका जो आइसबर्ग है, ये भी न्यूज में था। और साथ में आपकी जो रोनी करके एक आइस शेल्फ है, ये भी न्यूज में थी आपके, रोनी और लार्सेन जो आइस शेल्फ है, लार्सेन आइस शेल्फ आपको यहाँ मिलेगी वेडल सी के बिल्कुल ये वेस्ट वाले हिस्से में, साउथ वेस्ट में। और यहाँ आपको मिलेगी रोनी फिशर करके एक आइस शेल्फ है, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो अंटार्कटिका का हमारी मैपिंग होगी, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम इसमें कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि ये आपकी जो ग्लेशियर्स हैं वो इतने ज्यादा पिघल क्यों रहे हैं। सर, इसके लिए एक फिनोमिना जिम्मेदार है जिसको हम कहते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। बेसिकली ये लागू होता है, हमने ये टर्म कॉइन की है आर्कटिक ओशन से रिलेटेड ही, लेकिन सारे ग्लेशियर्स पे ये लागू होती है। होता क्या है, एक बार अगर थोड़ी सी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई तो आपका आइस का एक हिस्सा पिघल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हिस्सा पिघल रहा है, राइट, ये आइस के एक फ्रंट का हिस्सा पिघल जाएगा, राइट। अब जहां से ये हिस्सा पिघला वहां का पानी तो डार्क हो गया ना, जब ये आइस के फॉर्म में था ये व्हाइट था। अब व्हाइट होने की वजह से ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाता था, जितने भी इस पे रेडिएशन आते थे, सोलर रेडिएशन, उसको ये रिफ्लेक्ट बैक कर देता था, वापस एटमॉस्फेयर के बाहर फेंक देता था। लेकिन अब क्योंकि ये पिघल गया, अब क्योंकि ये आइस पिघल गई, ये इसका कलर, इस पानी का कलर डार्क हो गया, अब ये एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करने से ये पानी और ज्यादा वार्म हो जाएगा और वार्म होने की वजह से और ज्यादा आइस, आसपास की आइस पिघलने लगेगी। इस फिनोमिना को हम कहते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। और इसके लिए 2-3 चीजें जिम्मेदार है। एक तो आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग वो जिम्मेदार है, राइट, ग्लोबल वार्मिंग आप लिख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के लिए। एक आपने ब्लैक या फिर ब्राउन कार्बन के बारे में सुना होगा, ब्राउन कार्बन या ब्लैक कार्बन, ये न्यूज में काफी ज्यादा रहते हैं।
लास्ट ईयर भी ब्लू कार्बन पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ब्लू कार्बन जो कि आपके जो मेराइन सिक्वेस्टर्ड कार्बन है उसको ब्लू कार्बन कहा जाता है। लेकिन ब्लैक कार्बन कैसे जिम्मेदार है? देखो ब्लैक कार्बन होता क्या है, आपने फैक्ट्री वगैरह में कोई कार्बन फ्यूल जलाया, उससे कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलनी ही है, लेकिन कुछ ऐसा ऐसा कार्बन वहां से निकल जाता है जो कि अनबर्न्ट होता है। अनबर्न्ट होता है, ब्लैक कलर का वो कार्बन होता है, वो उड़ते उड़ते एकदम इसने वीजा बना लिया होता है और सारी कंट्री से उड़ के ये पहुंच जाएगा अंटार्कटिका में या फिर ये आर्कटिक ओशन में बैठ जाएगा। अब ब्लैक होने की वजह से आइस का कलर ब्लैक होने लग जाता है फिर, और आइस का कलर अगर डार्क होगा, हमें पता है ये लाइट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी, राइट, वहां पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, इससे आपकी आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हो जाएगी। लेकिन हमें यही नहीं रुकना है, इसे हमने कनेक्ट करना है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा सर। बिल्कुल, एक तो सही बात है, आपका सी लेवल राइज जरूर होगा, राइट, सी लेवल राइज होना बिल्कुल। दूसरा इम्पैक्ट क्या है, अगर आपकी आइस पिघलेगी सर, बिल्कुल अगर आइस पिघलेगी तो हमारी दुनिया का वो हिस्सा, वो पोलर रीजन्स जहां से आपकी आपकी जो सनलाइट थी वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती थी वहां के व्हाइट कलर होने की वजह से, राइट, वो सोलर लाइट तो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। लेकिन अगर समझो ये आइस अगर पिघल गई तो जितनी भी अब रेडिएशन इवन इन पार्ट्स में आ रही है, वो पूरी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर दी जाएगी, और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा बढ़ेगी। अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका बर्फ पिघल रहा है, लेकिन अगर बर्फ पूरा पिघल गया तो बर्फ पिघलने की वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो एक ऐसा कैस्केडिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तीसरा, बिल्कुल लोकल आपकी जो वहां की जो लोकल इकोसिस्टम है उसमें हार्म होगा ही, क्योंकि कई सारी ऐसी फिशेज है जो कि नहीं रह सकती है ज्यादा गर्म पानी में। फॉर एग्जांपल इवन आर्कटिक रीजन में आपको आर्कटिक फॉक्स देखने को मिलेगा, आपको पोलर बियर्स देखने को मिलेंगे, राइट, आपके पेंगुइन्स, ये सारे इस तरीके के आपके जो प्राणी है, राइट, आर्कटिक क्रिल्स हो गई, ये सारे प्राणी कहीं ना कहीं लुप्त होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाएगा वो है सर ये कि इसका एमॉक पे क्या असर पड़ेगा। ये एमॉक क्या है दोस्तों? आपने अटलांटिक मेरीडायनल ऑसिलेशन के बारे में सुना होगा। होता क्या है, इसको हम कहते हैं थर्मोहेलाइन ऑसिलेशन। थर्मोहेलाइन ऑसिलेशन, थर्मोहेलाइन, थर्मो और हेलाइन वर्ड को अलग अलग करो। मतलब थर्मो मतलब गर्मी, जो गर्मी की वजह से ऑसिलेशन हो रही है, हेलाइन मतलब सैलिनिटी की वजह से, जो गर्मी और सैलिनिटी की वजह से अटलांटिक ओशन के इस वाले पार्ट में जो ये ऑसिलेशन हो रही है, इसे हम कहते हैं एमॉक ऑसिलेशन। समझ रहे हैं बात को? एमॉक ऑसिलेशन होता क्या है, आपका जो ये वाला हिस्सा है, आपका जो इक्वेटर वाला हिस्सा है, यहाँ पानी गर्म रहता है क्योंकि सन की डायरेक्ट लाइट है, और ये गर्म पानी यहाँ से जाएगा, आपको पता है ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वगैरह हो गई, इधर नॉर्वेजियन करंट, ये जाएगा आपके नॉर्थ की ओर। क्यों? क्योंकि भैया गर्म पानी है, गर्म पानी होने की वजह से आपका जो वाटर लेवल है, अब हमें पता है जो गर्म मॉलिक्यूल हैं, गर्म पानी के मॉलिक्यूल, ये एक्सपेंड करने लगेंगे, थर्मल एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन की वजह से जो आपका इक्वेटर के आसपास का जो ओशन है उसका उसका लेवल हाई हो जाता है। समझ रहे हो? इसका लेवल हाई हो जाता है, और लेवल हाई होने की वजह से अब देखो, इमेजिन करो आप इक्वेटर पे बैठे हो, पानी का लेवल हाई है, यहाँ पे पोलर एरिया में पानी क्योंकि ठंडा है इसलिए वो सिंक करने की कोशिश करेगा, तो जो आपका ग्रेडियंट है, हाइयर एरिया से लोअर एरिया की तरफ ही जाएगा ना आपका पानी, तो इक्वेटर से आपका पोल की तरफ यहाँ से गर्म पानी जाएगा, राइट, और पोल के पास तो ये ठंडा हो जाएगा। दूसरी बात, सैलिनिटी पोल के पास थोड़ी ज्यादा होगी इक्वेटर के कंपैरिजन में, क्योंकि इक्वेटर में बारिश बहुत ज्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन हाई है, राइट, लेकिन हायर लेटीट्यूड में सैलिनिटी थोड़ी ज्यादा होगी, और सैलिनिटी ज्यादा होने की वजह से प्लस यहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से पानी सिंक करने की कोशिश करेगा। सिंक करके जाएगा कहाँ सर? बिल्कुल सिंक करके ये एकदम बॉटम में जाएगा, ओशन के फ्लोर में जाएगा, और एकदम अंडर ओशन होके, मतलब नीचे नीचे से ये पानी आएगा और इधर निकलेगा आपके। यहाँ आपने देखा होगा ये जो आपने इधर तो अगुलास करंट होता है, लेकिन यहाँ बेंगुएला करंट वगैरह जो आता है ये इसी की वजह से होता है। अब ये उनको समझ आएगा जिन्होंने करंट्स को एक्चुअली पढ़ा है। इसकी अलग से मैं मैपिंग की क्लास लूंगा, या हो सकता है मैंने एक क्लास ली हुई है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। तो ये जो ऑसिलेशन है ये काफी वीक हो जाएगी,
राइट? क्यों? क्योंकि अगर आपके ये पोलर आइस अगर आपकी पिघल गई तो यहाँ से ठंडा पानी, एकदम फ्रेश पानी निकलेगा। फ्रेश पानी निकलने से इन एरियाज में जहाँ पे पानी वैसे सिंक करता था, उन एरियाज में जहाँ पानी सिंक कर जाता था, उन एरियाज में सैलिनिटी का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रेश पानी पोलर एरिया से आ रहा है। सैलिनिटी डिक्रीज होने की वजह से सर ये पानी सिंक ही नहीं कर पाएगा। मतलब पोलर वाटर आपके यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए आपकी जो एमॉक है ये काफी कमजोर आपको देखने को मिलेगी। ये सारे कंसर्न है जो इससे रिलेटेड है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एड्रेस हुए होंगे, और ऐसी ही डिस्कशंस के लिए फॉलो कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आपकी फीडबैक हमेशा वैल्यूएबल रहती है। फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में, बताइए कि कैसे इन लेक्चर्स को और ज़्यादा एनहांस किया जा सकता है, बेटर बनाया जा सकता है। एक चीज़ और हमने यहाँ पे छोड़ दी, अंटार्कटिका की अगर बात हो ही रही है तो इंडिया के कुछ यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी दक्षिण गंगोत्री हो गई, मैत्री हो गया और भारती हो गया, ये 3 इंडिया के स्टेशन है। याद रखो, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये 3 इंडिया के स्टेशन है जो अंटार्कटिका में काम कर रहे हैं। हालांकि इसमें से अभी 2 ही काम कर रहे हैं, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री आपके 1990s में, आई थिंक 1990 वाज द ईयर जब आपका दक्षिण गंगोत्री ने काम करना बंद कर दिया था। इस पे ग्लेशियर आ गया था ऊपर से, तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये नाम आपने याद रखना है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में। और ऐसा ही एक रिसर्च स्टेशन इंडिया का ऊपर आर्कटिक ओशन में भी है। आर्कटिक ओशन में भी एक ऐसा ही रिसर्च स्टेशन है, उसका नाम है हिमाद्री। हिमाद्री कहाँ है? नॉर्थ में। हिमालय कहाँ है? नॉर्थ में। इसीलिए हिमाद्री भी आपका नॉर्थ में। ऐसे आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये पूरी सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल हो रही होगी। बिल्कुल, इसमें सिर्फ वही टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं आपके जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्री मेंस में अपीयर होने के जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।